राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड 384, जिसके साथ में हर रात बेड पर होता था। ग्लास डोर से धूप सीधे बेड पर पड़ रही थी, जिसे अंतरा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती हुई कुछ सेकंड के लिए उसी तरफ स्टेबल बनी रही, जिसके बाद वो धीरे से करवट बदली। हालांकि कल दानिश ने उसके साथ जो किया था, उसके बाद वो अभी भी ज़्यादा तेज़ी से साथ खुद को मूव नहीं कर पा रही थी। जिस वजह से वो हल्के से टर्न हुई तो उसकी नज़रें ड्रेसिंग मिरर की तरफ गई, जहाँ इस वक्त दानिश मिरर के आगे खड़ा उसकी नेक टाई बांध रहा था। तो वहीं दक्ष भी इसी के साइड में खड़ा अपनी नेक टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों के मूवमेंट इस वक्त सेम थी। अंतरा एक टक दानिश को देखी तो एक टक वो दक्ष को देखी। दक्ष इस वक्त स्कूल की ड्रेस में था, तो वहीं दानिश इस वक्त ऑफिस के ब्लैक आउटफिट में था। अंतरा एक टक उन्हें घूरे जा रही थी, तभी दानिश ने अपना सर घुमाया और नीचे दक्ष को घूर कर कहा, क्या आज भी तुम्हें मम्मी हेल्प नहीं चाहिए मम्मी की? सॉरी, क्या अब भी तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए? इस पर दक्ष दानिश को अपना मुंह फेरते हुए खुद से टाई को बांधने लगा। दक्ष दानिश से बात नहीं कर रहा था। ये देखकर अंतरा समझ गई कि दक्ष अभी भी कल की वजह से दानिश से गुस्सा था, जिसे देखते हुए अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और वो बेड पर उठकर बैठ गई। उसके बाद वो दक्ष की आवाज़ लगाते बोली, दक्ष मम्मा के पास आओ। अंतरा की आवाज़ सुनकर दक्ष ने अपना सर घुमाया और अंतरा को देखा। अंतरा अपने हाथों को फैलाए उसे ही देख रही थी। दक्ष छोटी सी स्माइल के साथ जल्दी अंतरा के पास गया। दानिश ने देखा, अपनी आंखें छोटी कर ली। वहीं अंतरा अब दक्ष की टाई को ठीक से बांध रही थी और दक्ष अंतरा से मुस्कुराते बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। इस पर अंतरा मुस्कुराते उसके टाई को बांधी और उसके बालों को अपने हाथों से सेट करते बोली, मॉर्निंग बेटा, आप तो पहले ही स्कूल के लिए रेडी हो गए, मम्मा को जगाया क्यों नहीं? इस पर दक्ष घूर घूर कर दानिश को देखने लगा। ये देखकर अंतरा समझ गई कि दानिश ने ही ज़बरदस्ती दक्ष को रेडी किया था। अंतरा फिर स्माइल के साथ बोली, कोई बात नहीं दक्ष, वैसे भी आप मेरे साथ तो शॉवर लेते नहीं, ये तो आपको बचपन से आदत है, तो अगर डैड ने आपको रेडी किया सो इट्स ओके। इस पर दक्ष अंतरा को घूर कर बोला, बट मम्मा, मैं डैड से गुस्सा हूँ, डैड ने मुझे सॉरी तक नहीं बोला। आप जब मुझे डांटते हो तो आप मुझसे सॉरी भी बोलते हो, और अब मेरी गलती होती है तो मैं भी सॉरी बोलता हूँ, लेकिन डैड ने अभी तक मुझसे सॉरी नहीं बोला, बल्कि वो सुबह से मुझ पर अपना ऑर्डर चला रहे हैं। ये सुनकर अंतरा हेल्पलेस वे में बोली, दक्ष, मैं डैड की तरफ से सॉरी बोलती हूँ, और प्लीज़ आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि डैड आपको कभी सॉरी बोलेंगे। वो मुझे भी बहुत मुश्किल से सॉरी बोलते हैं, वो भी तब जब उनकी बहुत बड़ी मेजर गलती होती है, तो इसे तो भूल जाइए आप। ये सुनकर दक्ष का मुंह और भी ज़्यादा फूल गया। इधर दानिश उन दोनों माँ बेटों की बात सुनने जा रहा था, और फिर वो दक्ष को घूर कर बोला, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो चलें, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करूँगा। इसके बाद दानिश ने अंतरा को घूरते हुए कहा, एंड यू सिली गर्ल, रेडी हो जाओ, तुम्हें मैं तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप करूँगा। इस पर अंतरा ने दानिश को कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप उठकर वॉशरूम में जाने लगी। खुद को बिना जवाब दिए जाते देख दानिश अपने दांत पीस कर बोला, सिली गर्ल, क्या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो? इस पर भी अंतरा चुप रही और वो वॉशरूम के अंदर चली गई। दानिश घूर कर वॉशरूम के बंद गेट को देखने लगा। तभी उसकी नज़रें दक्ष पर पड़ी, जिसके चेहरे पर इस वक्त विनिंग स्माइल थी। ये देखकर दानिश की भौहें तन गई और वो रूम से अब बाहर निकलते हुए बोला, दोनों पागल माँ बेटे बाहर जाओ, जल्द बाहर आओ, जल्द से जल्द। पागल शब्द सुनकर दक्ष के चेहरे का स्माइल गायब हो गई और वो गुस्से से दानिश को घूरने लगा। दानिश वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ राघवन पैलेस। राघवन अभी भी बाहर रूम में अपना सर काउंटर पर रखे सो रहा था। आसपास शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। तभी उस बार रूम में कोई एंटर हुआ और वो राघवन को इस तरह देखकर अपना सर झुकाकर बोला, बॉस, आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। इस पर राघवन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वहीं सामने खड़े इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो राघवन को जाकर छू भी सके। उसे जगाने के लिए वो उसी तरह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। अब तकरीबन आधे घंटे बाद, लेकिन उस इंसान ने अभी भी हिम्मत नहीं की। उसे पता था राघवन को बिना उसकी मर्ज़ी डिस्टर्ब करना
मौत के बराबर होता है। वो आदमी इसी तरह सर झुकाए हुए खड़ा रहा। करीब 1 घंटे बाद राघवन ने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया। जैसे ही उस इंसान ने राघवन को जगह देखा, उसे तुरंत अपना सर झुकाते हुए बोला, बॉस, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। राघवन ने अपने हाथों से अपने चेहरे को रब किया और अपनी लाल गुस्से भरी आवाज़ में उस इंसान को देखकर बोला, अगर बात ज़रूरी नहीं हुई तो मरने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं सुबह सुबह तुम जैसे नौकरों का मुंह देखना। ये सुनकर वो आदमी कांप उठा और जल्दी से बोला, सॉरी, माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये बात सच में आपके लिए बहुत काम की है। इस पर राघवन ने सुबह सुबह ही ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और लापरवाही से बोला, अब बको, क्या न्यूज़ है? कहीं उस दानिश ओबराय का राम नाम सत्य नहीं हो गया इस दुनिया से? यह सुनकर उस इंसान ने तुरंत सर ना में हिलाया और बोला, नहीं बॉस, बल्कि उसका पता चल चुका है जिसे आप पिछले 3 सालों से ढूंढ रहे हैं। राघवन, जिसने अभी शराब की बोतल को मुंह से लगाया ही था कि उसके कानों में ये आवाज़ आई, उसने हाथ अपनी जगह रुक गए और एकदम से उस इंसान को देखकर बोला, व्हाट? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? अगर ये झूठी खबर निकली तो तुम्हारे बीवी बच्चों को भी जिंदा जला गाड़ दूंगा। ये सुनकर उस इंसान के चेहरे पर पसीने आने लगे। उसे अपनी बात पर ही पछताना पड़ रहा था, लेकिन तब भी वो हिम्मत करके बोला, नहीं बॉस, ये बिल्कुल सच है। उनका पता चल चुका है। आप चाहें तो अभी जाकर उनसे मिल सकते हैं। तभी वहाँ उस राघवन के बगल में टूटने की आवाज़ आई, उस शराब की बोतल की। वो आदमी चौंक गया। राघवन ने उस इंसान को अपने सामने से तुरंत धक्का दिया और वहाँ से तुरंत अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। वहीं वो इंसान सीधे उस टूटे हुए कांच पर जा गिरा। उसके हाथ पर कांच चुभ चुका था और उसके मुंह से एक तेज आह निकल गई, लेकिन राघवन को अब तक बाहर निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ दानिश और अंतरा ने दक्ष को आज स्कूल ड्रॉप किया। उसके बाद दानिश ने अंतरा को भारद्वाज कॉरपोरेशन में ड्रॉप किया। अंतरा ने सारी रास्ते दानिश से एक शब्द नहीं कहा था। वहीं दानिश उसे ऑफिस के अंदर जाते हुए एक तक घूर रहा था। अंतरा उसकी आंखों से ओझल हुई, जिसके बाद उसने अपनी आंखें पर ब्लैक शीट्स लगाए और वो अब अपनी बुगाटी को सीधे वहाँ से निकल गया। इधर अंतरा ऑफिस में आई तो उसकी नज़र मैनेजिंग डायरेक्टर के केबिन की तरफ गई, लेकिन आज खाली था, जहाँ कुछ वक्त पहले अथर्व बैठा करता था। ये देखकर अंतरा के दिमाग में एक बार फिर से अथर्व का किया याद आया। याद करते ही अंतरा ने उससे अपना मुंह फेर लिया और वो अपने सीईओ केबिन में चली गई। वहाँ इस वक्त प्रियल खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। प्रियल को देखकर अंतरा अपनी चेयर पर बैठी और प्रियल को देखकर बोली, जो मैंने पता करने को किया था वो तुमने पता किया? इस पर प्रियल ने जल्दी से कहा, जी मैम, उज्जैन में हमने अपनी आदमियों को लगा दिया है। बहुत जल्द आपकी न्यूज़ हमें मिल जाएगी। इसकी न्यूज़। इस पर अंतरा ने अपना सर हिलाया और अपने लैपटॉप ऑन कर लिया। इधर कुछ घंटे बाद बेंगलोर में एक हॉस्पिटल के बाहर काली मर्सिडीज़ वैन जाकर रुकी। उसके पीछे गार्ड्स की भी कार आकर रुकी। गार्ड्स ने तुरंत आकर गेट खोला तो उस मर्सिडीज़ वैन से ब्लू गॉगल्स लगाए ब्लैक आउटफिट में राघवन बाहर निकला। राघवन के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही एक्सप्रेशन दिख रहे थे। वो अपने तेज़ कदमों से हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गया। आसपास का पब्लिक राघवन को जाते हुए देख रही थी। वहीं राघवन के साथ उसका असिस्टेंट भी चल रहा था, जो राघवन को रास्ता बता रहा था। कुछ ही देर में वो आदमी वीआईपी वार्ड के बाहर खड़ा था। वहीं उसका असिस्टेंट ने धीरे से कहा, बॉस, शी इज़ इन। यह सुनते ही राघवन अपने गॉगल्स को नीचे उतारता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी दिखाने लगी। ये वो वार्ड को लात मारकर खोलते हुए बोला, ओहो, तो मेरी जान मेरी बेजान से हॉस्पिटल में है। अंदर मौजूद नर्स और डॉक्टर इतनी तेज गेट खोलने की आवाज़ से चौंक गए और तुरंत गेट की तरफ देखने लगे। गेट पर मौजूद इतने सारे लोगों को और एक लंबे चौड़े इंसान को देखकर डॉक्टर ने तुरंत कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप लोग कौन हैं? ये कौन सा तरीका है यहाँ आने का? राघवन ने डॉक्टर की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वो बेड पर लेटी उस पैरालाइज्ड लड़की को घूरने लगा। सेकंड के लिए राघवन अपनी जगह खड़ा रहा। वहीं उस लड़की की आंखें अभी भी बंद थी,
लेकिन शोर की वजह से उस लड़की की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगी। उस लड़की ने जैसे अपनी आंखें खोली, उसकी सिल्वर लाइन उस इंसान की काली आंखों से जा मिली। जैसे ही उस लड़की ने राघवन को अपने सामने देखा, उसके चेहरे पर अचानक ही पसीने आने लगे और उसकी आंखों से एक अनजान सा डर फैल गया था। उस लड़की की आंखों की पुतलियां लगातार हिलने से जैसे वो कुछ कहने के लिए कोशिश कर रही हो। फिर डॉक्टर ने देखा कि उस लड़की की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये देखकर डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए और वो जल्दी से उस लड़की से बोले, मिस सृष्टि, व्हाट हैपेंड? यू ओके? आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है? आपके माथे पर ये पसीना कैसा? वहीं बेड पर मौजूद सृष्टि अपने सामने खड़े राघवन को देखकर कांप रही थी। ये कहते हुए डॉक्टर ने तुरंत नर्स को ऑर्डर दिया। नर्स इंजेक्शन लेकर आई। पेशेंट के साथ हालत बिगड़ रही है। नर्स ने तुरंत अपना सर हिलाया और वो इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर को दे दी। वहीं डॉक्टर जब सृष्टि को इंजेक्शन लगाने को हुआ तो उसने देखा कि सृष्टि के पैरालाइज्ड पैर और हाथ में मूवमेंट हो गई है। ये देखकर डॉक्टर शॉक्ड हो गए और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोले, हाउ इट्स पॉसिबल? मिस सृष्टि के पैर हाथ शिविर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है? उनका तो पैरालाइज स्टेट काफ़ी लंबा तक चलने वाला था। ये कहते हुए अचानक से सृष्टि की नज़रों का पीछा डॉक्टर ने किया। सृष्टि की पुतलियां भी कांप रही थीं। डॉक्टर ने देखा कि सृष्टि इस वक्त अपने सामने खड़े इंसान को देख रही है। डॉक्टर ने जैसे नज़र उस पर गई, डॉक्टर अचानक से कुछ समझ गया और वो हैरानी से बोला, ओह, तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है? मिस सृष्टि की बॉडी में आपकी वजह से मूवमेंट हो रही है। वहीं कहीं आप उनके लिए मेडिसिन तो नहीं है? ये कहते हुए डॉक्टर की आंखों में एक चमक आ गई। वहीं राघवन, जो अभी भी सृष्टि को देख रहा था, वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मेडिसिन? वो मैं तो इसके लिए जहर से कम नहीं हूँ। और ये मुझे देखकर खुश नहीं हो रही, बल्कि ये तो मुझे देखकर कांप रही है। और अब इसका ठीक होना बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसका कांपना मुझे असलियत में महसूस करना है। ये कहते हुए राघवन शैतानी मुस्कान के साथ सृष्टि के बेड के करीब बढ़ा। वहीं सृष्टि की हार्ट बीट और भी ज़्यादा एबनॉर्मल हो गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। यह सब देखकर डॉक्टर और नर्स को कुछ गलत होने का अंदेशा लगा और वो तुरंत राघवन से बोले, देखिए मिस्टर, आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। प्लीज़ आप पेशेंट के दूर रहिए। हम किसी अनजान को उनसे मिलने नहीं देंगे। पेशेंट आपकी वजह से रिएक्ट कर रही है। शायद ये अच्छा रिएक्शन नहीं है। प्लीज़ उनसे दूर रहें, जिसे सिर्फ उनका फैमिली मेम्बर ही मिल सकता है। तभी वार्ड में राघवन की शैतानी हंसी गूंजी और हंसी को सुनकर एक सेकंड के लिए डॉक्टर और नर्स भी थोड़े सहम से गए। राघवन का ऑरा उन्हें अब डर लग रहा था उसके ऑरे से। वहीं राघवन अब हंसते हुए सृष्टि के मुंह से ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया। ये देखकर डॉक्टर हड़बड़ा गए और वहीं सृष्टि की अब सांस ऊपर नीचे होने लगी। राघवन उसकी सिल्वर आंखों में घूरते हुए बोला, क्या तुमने इनसे बताया नहीं कि मैं कौन हूँ तुम्हारा? क्या तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी क्या लगती हो? तुम्हें इतने बता देना चाहिए कि तुम मेरी खरीदी हुई औरत हो, जिसके साथ मैं हर रात बेड पर होता था। डॉक्टर और नर्स ये सुनकर अब और भी शॉक्ड हो गए। तो वहीं सृष्टि की सांसें फूलने लगी। क्या रिश्ता है राघवन और सृष्टि का? आखिर में कब और कैसे फंसी सृष्टि राघवन जैसे शैतान के चंगल में? कमेंट में बताओ कि एक सस्पेंस खोला है, कैसा लगा आपको? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज़ जिसने तो मुझे एक बार फिर से। तभी वार्ड में राघवन की शैतानी हंसी गूंजी। उस हंसी को सुनकर एक सेकंड के लिए डॉक्टर और नर्स भी थोड़े सहम से गए। राघवन का ऑरा उन्हें अब डरा रहा था। वहीं राघवन अब हंसते हुए सृष्टि के मुंह से ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया। ये देखकर डॉक्टर हड़बड़ा गए और वहीं सृष्टि की अब सांस ऊपर नीचे होने लगी। राघवन उसकी सिल्वर आंखों को घूरते बोला, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूँ तुम्हारा? क्या तुमने बताया नहीं तुम मेरी क्या लगती हो? डॉक्टर और नर्स सुनकर अब शॉक्ड रह गए थे कि वो उसकी खरीदी हुई औरत है। तो वहीं सृष्टि की सांसें फूलने लगी। ये देखकर डॉक्टर नर्स आप सब परेशान हो उठे। डॉक्टर तुरंत आगे आते हुए एक बार फिर बोले, देखिए मिस्टर, प्लीज़ पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। वो आपसे बहुत ज़्यादा डर रही हैं। आपसे दूर हो जाइए, वरना मुझे मजबूरन हमें सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा।
तभी राघवन ने गुस्से से एक नज़र डॉक्टर को देखा और डॉक्टर कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर थम गया। राघवन ने अब अपने कमर के पीछे से गन निकाला और उसे सीधे डॉक्टर के माथे पर पॉइंट करते हुए बोला, अब अगर एक भी लफ्ज़ तूने अपने मुंह से कहा तो मैं यहीं तेरी कब्र खोद दूंगा। डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपने सामने खड़े इंसान किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। तो वहीं राघवन ने अपनी गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड्स ने तुरंत अपना सर हिलाया, जिसके बाद राघवन ने सृष्टि को कूरा। सृष्टि की पूरी बॉडी कांप रही थी। ये शायद बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाह रही थी और शायद वो राघवन से दूर रहना चाह रही थी। लेकिन तभी राघवन ने सृष्टि के एक झटके से अपने गोद में उठा लिया। ये देखकर नर्स और डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगी। इधर सृष्टि की बॉडी में जैसे जान ही ना बची हो, उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। इधर राघवन सृष्टि को अपनी गोद में उठाकर अब वार्ड से बाहर निकलते हुए हंसकर बोला, जान, पूरे 3 साल तुम मुझसे दूर रही हो। पता नहीं 3 सालों में मैंने तुम्हें क्या क्या किया और क्या तुम्हारी ये हालत किसने की। क्या मुझसे दूर रहकर तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि तुम सीधे हॉस्पिटल बेड पर आ गई। कोई बात नहीं, अब तुम वापस से मेरे साथ चल रही हो एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें बहुत जल्द पहले जैसे ठीक कर दूंगा, जिससे तुम मुझे एक बार फिर से बेड पर खुश कर सको। सृष्टि अपनी आंखों की पुतलियां लगातार डर से हिलाई जा रही थी। उसके होठों पर होठ कांप रहे थे। वो अपने होठों से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी उसकी बॉडी पैरालाइज थी। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहीं राघवन सृष्टि के अब लेकर वार्ड से बाहर निकल गया। इधर उसके गार्ड्स भी अभी उसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़े थे। कोई चाहकर भी वहाँ नहीं कुछ कर सकता था। इधर कुछ ही देर में राघवन सृष्टि को अपने साथ लेकर जा चुका था। इधर दूसरी तरफ दिल्ली भारद्वाज कंपनी, अंतरा जो इस वक्त अपने काम में डूबी हुई थी, उसका फ़ोन जोर से रिंग करने लगा। अंतरा 1 सेकंड के लिए चौंक पड़ी, लेकिन फिर उसने अपने फ़ोन को देखा। फ़ोन हॉस्पिटल से आ रहा था। ये देखकर अंतरा को समझ नहीं पाई और उसने तुरंत कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो डॉक्टर, क्या हुआ? सृष्टि की तबीयत कैसी है? क्या उसकी हालत में कुछ सुधार आया? तभी अंतरा के ये बोल रही थी कि तभी डॉक्टर उधर से घबराई हुई आवाज़ में बोला, मिस अंतरा, यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। ये सुनते ही अंतरा को समझ नहीं पाई और वो बोली, क्यों डॉक्टर, क्या हुआ? आप मुझे ठीक से बताइए, और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? कहीं सृष्टि दी को तो कुछ। ये कहते कहते उसे डर लग रहा था कि कहीं सृष्टि को कुछ हो तो नहीं गया। ऑलरेडी उसने वैभव और प्रिया को खो दिया था और अब नाज के पास सिर्फ आखिरी उसकी ममा ही बची थी। अगर उसने सृष्टि को भी खो दिया तो नाज पूरी तरह अनाथ हो जाएगी और आगे चलकर नाज जब बड़ी होगी तो वो नाज को क्या सफाई देगी कि पहले उसने अपनी माँ का एक्सीडेंट किया, फिर उसकी वजह से उसके जो पाल रहे थे उसके मामा मामी वो भी मर गए। अंतरा गिल्ट से पूरी तरह भर गई। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और हड़बड़ाती बोली, डॉक्टर प्लीज़ बताइए क्या हुआ है उन्हें, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर अंतरा के हाथ से फ़ोन लगभग छूटते छूटते बचा और वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोली, क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे कैसे कोई भी आकर उन्हें ले जा सकता है? और आप लोग क्या कर रहे थे? क्या आपको हॉस्पिटल इतना गया गुजरा है कि कोई भी आकर उन्हें ऐसी ज़बरदस्ती उठाकर लेकर चला जाए और आप लोग सिर्फ सबका मुंह ताकते रहे? देखिए डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही नहीं किया। इसके लिए आपको हॉस्पिटल बैंड हो सकता है और मैं अभी के अभी वहाँ आ रही हूँ। डॉक्टर के ने उसे जो बताया था वो सब सोचते हुए अंतरा गुस्से से कॉल कट करते हुए बोली, आखिर वो कौन सा इंसान है जिसने इस तरह सृष्टि के साथ किया, और उसे सृष्टि से आखिर क्या दुश्मनी है? यहाँ तक मुझे पता है वैभव प्रिया के अलावा सृष्टि का कोई भी रिलेटिव या जानने वाला नहीं था। वो आखिर ये इंसान कहाँ से आ गया? लेकिन कुछ ही भी हो, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि सृष्टि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मुझे वापस से बेंगलुरु जाना पड़ेगा। ये सब कहते हुए अंतरा जल्दबाजी के साथ कैबिन से बाहर निकल रही थी। वहीं प्रियल जो अंदर ही आ रही थी, वो अंतरा को ऐसे आते देख सवाल करते हुए बोली, मैम आप कहाँ जा रही हैं और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? प्रियल, तुम बस इतना जान लो, मैं बेंगलोर जा रही हूँ और मेरी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना, अंतरा झट से बोली। इधर प्रियल को समझ नहीं पाई। वहीं अंतरा अब ऑफिस से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ
ओबराय ग्रुप में। ध्रुव अपने कैबिन में बैठा हुआ था, तभी कपिल नॉक करते हुए अंदर आया और बोला, बॉस, आपके साथ ये जिसने किया वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शर्मा थे। ध्रुव इस पर हैरानी से बोला, व्हाट? लेकिन मिस्टर शर्मा तो हमारे बिजनेस पार्टनर थे ना, फिर वो ऐसा क्यों कर सकते थे? इसके जवाब में कपिल ने अपने फ़ोन पर एक स्टेटमेंट दिखाते हुए कहा, यह भी दानिश सर ने इंटरनेट पर एक स्टेटमेंट रिलीज़ करवाया है। मिस्टर शर्मा को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है और उनकी कंपनी पर भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि मिस्टर शर्मा ने खुद ही ये स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने आपके साथ धोखा करने की कोशिश की थी। ध्रुव ये सुनकर तुरंत फ़ोन को देखने लगा। उसने देखा, कुछ देर बाद ध्रुव गुस्से से बोला, मिस्टर शर्मा, ये नहीं, ये मिस्टर शर्मा ने नहीं सही किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ये सब सही। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी, उन्हें तो मैं अब अच्छे से बताऊंगा। इस पर कपिल ने भी अपना सर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ अल्फा ग्रुप। दानिश इस वक्त अपनी किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठा आगे पीछे मूव कर रहा था। उसके होठों पर भी सिगरेट दबी हुई थी और वो एकटक ऊपर की ओर घूर रहा था। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। तभी कोई बिना नॉक किए कैबिन में एंटर हुआ। दानिश सख्त हो गया और वो अपनी नज़र गेट की तरफ टिकाया तो अंतरा इस वक्त हड़बड़ाते हुए दानिश के पास आई और जल्दी से बोली, दानिश, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, मुझे अभी के अभी बेंगलोर जाना होगा। ये सुनकर दानिश अपनी सर्द आवाज़ में बोला, इसे भूल जाओ, तुम वहाँ नहीं जाओगे। ये सुनकर अंतरा गुस्से से बोली, दानिश, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। आपको पता है सृष्टि को किसी ने हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया है और वो भी वहाँ से डॉक्टर स्टाफ के सामने। वो इंसान पता नहीं सृष्टि से कौन सी अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। मुझे वहाँ अभी जाना होगा। इस पर भी दानिश बिना एक्सप्रेशनलेस बोला, तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें यह नहीं पता कि आखिर वो इंसान कौन था और क्यों ले गया? फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सुनकर अंतरा ने अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए बोली, दानिश, बंद करिए ये ज़्यादा फ़ायदा नुकसान का खेल। मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे ज़रूर वहाँ उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा और आखिर वो इंसान कौन था और सृष्टि को क्यों लेकर चला गया। और एक बात दानिश, मैं आपके पास इसलिए आई थी क्योंकि अगर मैं आपके अपने मन में जाती मन से तो आप मुझ पर वापस से गुस्सा करते। तो मैं बिना बताए आपको कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी फॉर्मेलिटी निभाने आई हूँ। अगर आपको मेरा साथ चलना हो तो आप चल सकते हैं, वरना मैं अकेले खुद ही चली जाऊँगी। ये सुनकर अब वो वहाँ पे जाने लगी। तभी दानिश अपनी कठोर आवाज़ में बोला, स्टॉप इट सिली गर्ल, तुम यहाँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने आई थी, सीरियसली? दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा अपनी जगह रुक गई और वो अपनी मुट्ठियाँ बंद कर बिना मुड़े ही बोली, दानिश प्लीज़, भगवान के लिए अभी मुझे कोई लड़ाई और यह बहस नहीं करिए। मैं चाह रही हूँ क्योंकि मैं एक और बच्ची को खुद की तरह अनाथ होते हुए नहीं देख पाऊँगी। ये कहकर अंतरा बिना दानिश को कोई भी बात सुने वहाँ से बाहर निकल गई। वहीं दानिश का चेहरा आज एक अलग ही गुस्से से भर गया। वो अंतरा को बस एकटक खुद से दूर जाते हुए देखने लगा। इधर दूसरी तरफ बेंगलुरु में एक पॉश एरिया में बने एक आलिशान विला में अंदर इस वक्त एक रूम में सृष्टि बेजान हालत में बेड पर लेटी हुई थी। सृष्टि की आंखें बंद थी और वहाँ इस वक्त डॉक्टर की टीम मौजूद थी जो सृष्टि का चेकअप कर रही थी। वहीं राघवन अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले सृष्टि के जस्ट सामने ही खड़ा उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। सृष्टि का चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। डॉक्टर से लगातार चेक किए जा रहे थे। इसी तरह करीब 5 मिनट बीत गया। तभी राघवन गुस्से से अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, तुम लोगों को उसे चेक करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहो, ये मरी तो नहीं? कहीं ये मरी तो नहीं? इस पर डॉक्टर तुरंत बोला, नहीं नहीं सर, ये ज़िंदा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर गई हैं, ऊपर से इनकी बॉडी भी पैरालाइज्ड है। इस पर राघवन ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसते हुए कहा, इसे जल्द से जल्द ठीक करो, मुझे ये ज़िंदा और बिल्कुल सही सलामत चाहिए। अगर ये पूरी तरह ठीक नहीं हुई तो तुम सब एक एक करके मारे जाओगे, क्योंकि तुम सब दुनिया के टॉप डॉक्टर में से एक हो। अगर तुम लोगों से ये भी काम ठीक से नहीं हुआ तो तुम्हारा ज़िंदा रहना भी जायज़ नहीं है। वहाँ मौजूद डॉक्टरों की टीम वर्ल्ड की टॉप टीम
में से एक थी जो इस वक्त राघवन ने सृष्टि को ठीक करने के लिए लगाया था, वो भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। वहीं डॉक्टर ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और तभी उनमें से एक सीनियर डॉक्टर राघवन को समझाते बोला, देखिए मिस्टर राघवन, हम अपनी तरफ से अपनी 100% इन्हें ठीक करने में दे रहे हैं, लेकिन तब भी कभी डॉक्टर चाहे जितना पेशेंट के ऊपर ध्यान दे, लेकिन जब तक पेशेंट खुद से ना चाहे वो ठीक नहीं हो सकता। और उसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ठीक होने की सारी इच्छाएं ही तोड़ दी हैं। ये शायद खुद ही ठीक नहीं होना चाहती, इस वजह से ये अभी तक पैरालाइज्ड हैं। शायद इनकी तबीयत अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से उन्हें ज़िंदगी जीने का भरोसा ही उठ गया है। इस वजह से ये खुद के साथ नहीं दे पा रही और इसमें हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की ये बात सुनकर राघवन सृष्टि को गुस्से से देखने लगता है। उसके बाद उसने डॉक्टर को वहाँ से जाने का इशारा किया। डॉक्टर के जाने के बाद राघवन आगे बढ़ा और वो सृष्टि के चेहरे को थपथपाते हुए गुस्से से बोला, मुझे पता है कि तुम क्यों जीना नहीं चाहती। तुम मुझसे भागकर इंडिया आ गई और अब तुम बिना मेरी इजाज़त मरने की सोच रही हो। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे लिए वापस से जीना पड़ेगा। तुम मेरी औरत हो, खरीदा है मैंने तुम्हें, तुम मुझे बिना खुश किए मर नहीं सकती। ये कहते हुए राघवन कुछ देर के लिए रुका, लेकिन फिर उसने कसकर सृष्टि के चेहरे को पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, तुम अब जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, वरना जिस तरह तुम्हारे भाई की मौत हुई है बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे और भी अपनों की मौत तय है। सृष्टि जो डर से अपनी आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन उसे राघवन की सारी बातें सुनाई दे रही थी। राघवन की पकड़ से उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसने जब राघवन की ये बातें सुनी तो डर से उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गई और वो अपनी आंखें खोलकर तुरंत राघवन को देखने लगी। वहीं राघवन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आखिर कौन सा भयानक अतीत है सृष्टि और राघवन के साथ? क्यों डर रही है सृष्टि इतना राघवन से? आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और राधे राधे।